हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास। फाइनेंशियल मैनेजमेंट की सीरीज़ में यह हमारा लेक्चर नंबर 23 है और आज हम कैश मैनेजमेंट के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। हमने पहले कैश मैनेजमेंट का जो पार्ट 1 डिस्कस किया था उसमें हमने देखा था कि कैश वर्ड का मीनिंग क्या होता है। उसके बाद हमने देखा था कि कैश हम क्यों होल्ड करते हैं और फिर हमने ये भी देखा था कि कैश मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। आज उसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करते हैं। आज हम देखने वाले हैं ऐसे कौन से फैक्टर्स होते हैं जो किसी बिजनेस में कैश नीड्स को डिटरमाइन करते हैं, यानी किसी बिजनेस को कैश ज़्यादा चाहिए या कम चाहिए, ये किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, यहाँ पे आप उसको देख सकते हो। यहाँ ये सारे फैक्टर्स लिस्ट डाउन करे गए हैं, इनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। यानी हम देखने क्या वाले हैं, हम ये देखने वाले हैं कि एक बिजनेस की कैश नीड्स जो है वो किन फैक्टर्स से अफेक्ट होती है, यानी कौन से ऐसे रीज़न हैं जिनकी वजह से एक बिजनेस को कैश कम चाहिए या ज़्यादा चाहिए, ये चीज़ अफेक्ट होती है। ओके, तो अब देखो सिंक्रोनाइजेशन ऑफ कैश फ्लोज की हम बात करते हैं। देखो सिंक्रोनाइजेशन का मीनिंग क्या होता है। कैश फ्लोज मतलब कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो, ये सिंक्रोनस है या नहीं है। इसका मतलब है कि क्या इन दोनों के बीच में गैप होता है या ये सेम टाइम होते हैं। जैसे मान लो आपको आज 100 रुपये मिले और 100 रुपये का ही आप खर्चा करते हो, तो यानी कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो आपका सेम डे हो रहा है। तो यानी ये क्या कह सकते हैं हम इसको कि सिंक्रोनस नेचर का है। ठीक है, यहाँ पे कैश फ्लो क्या है, सिंक्रोनस नेचर का है। लेकिन आपको पता है कि बिजनेस में ऐसा तो नहीं होता कि आज आपको 100 रुपये खर्च करने हैं तो आज आपके पास 100 रुपये ही आएंगे, ऐसा तो नहीं होता है। तो बिजनेस में क्या होता है, नॉन सिंक्रोनस नेचर के कैश फ्लोज होते हैं, यानी इनफ्लो किसी और टाइम पे होगा और आउटफ्लो किसी और टाइम पे होगा। तो इस नॉन सिंक्रोनस नेचर की वजह से ही हमें कैश की नीड अराइज होती है। यह हमने पहले भी डिस्कस किया था कि कैश इनफ्लो और आउटफ्लो जो है वो अलग अलग टाइम पे हो रहा है, तो आपको कैश बैलेंस रखना पड़ेगा। अगर ये दोनों सेम टाइम पे होते हैं तो फिर आपको अलग से कैश बैलेंस रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मान लो आपके पास जितना खर्चा होना है उतने पैसे आपके पास उसी दिन आ रहे हैं, तो फिर आपको बैलेंस बनाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बिजनेस में होता क्या है, नॉन सिंक्रोनस नेचर के होते हैं कैश फ्लोज, यानी इनफ्लो और आउटफ्लो के बीच में एक टाइम गैप होता है। तो अब ये जितने ज़्यादा होंगे, यानी जो एक्सटेंड टू विच दीज आर नॉन सिंक्रोनस, यानी जितने ज़्यादा कैश फ्लोज नॉन सिंक्रोनस होंगे उतने ही ज़्यादा आपको कैश बैलेंसेस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ठीक है, मान लो इनफ्लो और आउटफ्लो ऐसे है कि 1 तारीख को आपको पैसा मिल रहा है और 2 को आपको देना है, तो यहाँ पे क्या है कि एक ही दिन का गैप है। अगर एक ही दिन का गैप है तो हम ये कह सकते हैं कि सिंक्रोनस है काफ़ी हद तक, बहुत ज़्यादा नॉन सिंक्रोनस नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि हमें कम पैसा रखना पड़ेगा, कम बैलेंस रखना पड़ेगा। लेकिन ये जितने ज़्यादा नॉन सिंक्रोनस होंगे, यानी जितना ज़्यादा इनमें गैप होगा उतना ही ज़्यादा आपको कैश बैलेंसेस रखने पड़ेंगे। ठीक है, देन नेक्स्ट है कि कैश बजट हम प्रिपेयर करते हैं ये जानने के लिए कि सिंक्रोनस है या नॉन सिंक्रोनस है हमारा कैश फ्लो। ये जानने के लिए हम कैश बजट प्रिपेयर करते हैं। कैश बजट कैसे प्रिपेयर करते हैं, जैसे जनवरी मंथ का कैश बजट हम निकालते हैं, तो हम ये देखेंगे कि जनवरी मंथ में एक्सपेक्टेड क्या है कि हमें कहाँ कहाँ से पैसा मिलेगा और एक्सपेक्टेड आउटफ्लो क्या है, यानी कहाँ कहाँ हमें कैश देना पड़ेगा। ठीक है, अब ये दोनों चीज़ें देख के हम देख सकते हैं कि जनवरी मंथ जो है हमारा, क्या ये शॉर्टेज वाला मंथ रहेगा या सरप्लस वाला मंथ रहेगा, यानी क्या हमें पैसे की कमी रहेगी या क्या हमारे पास कैश ज़्यादा रहेगा। ये हमें कैश बजट की मदद से पता लग जाता है। अब कैश बजट की मदद से अगर आपको पता लग गया कि भाई शॉर्टेज ऑफ कैश होने वाली है जनवरी में, तो आप उस कैश को अरेंज कर लोगे। ठीक है, तो यानी हम क्या करते हैं, कैश बजट प्रिपेयर करते हैं, उससे हमें पता लग जाता है कि कौन से महीने में हमारे पास कैश ज़्यादा रहने वाला है, कौन से महीने में कम रहने वाला है। तो उसी अकॉर्डिंग फिर हम कैश की रिक्वायरमेंट डिसाइड करते हैं कि इस महीने में हमारे पास कमी रहने वाली है, यानी हमें कैश कहीं और से अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेन पॉइंट है वो ये है कि कैश फ्लो जितने ज़्यादा नॉन सिंक्रोनस होंगे, यानी जितना ज़्यादा गैप होगा इनफ्लो और आउटफ्लो के बीच में, उतने ही ज़्यादा आपको कैश बैलेंसेस रखने पड़ेंगे। ठीक है, दूसरा हम करते हैं, दूसरा है देखो शॉर्ट कॉस्ट। शॉर्ट कॉस्ट का मीनिंग क्या है, कॉस्ट जो कि अराइज होती है बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ शॉर्टेज ऑफ कैश, यानी कि आपके पास कैश कम है, इस वजह से कौन सी कॉस्ट आपको अराइज होती है। जैसे देखो
इसको आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, एक्सपेंसेस इनकर्ड एज ए रिजल्ट ऑफ शॉर्टफॉल। शॉर्टफॉल किसका? कैश का, यानी कैश आपके पास कम हो गया, इस वजह से कौन सी कॉस्ट आपको देनी पड़ेंगी, दैट आर शॉर्ट कॉस्ट। देखो इनको मैं एक एक करके एक्सप्लेन करती हूँ तो आपको समझ आ जाएगा। ये कॉस्ट हैं जो शॉर्ट कॉस्ट हैं, 5 कॉस्ट हैं आपके पास, ट्रांजैक्शन कॉस्ट, बोरोइंग कॉस्ट, लॉस ऑफ कैश डिस्काउंट, कॉस्ट ऑफ क्रेडिट रेटिंग डिटेरियोरेशन और पेनल्टी रेट्स चार्ज्ड बाय बैंक्स। देखो सबसे पहले आप ये समझो कि शॉर्ट कॉस्ट का मीनिंग क्या है। शॉर्ट कॉस्ट का मीनिंग है कि आपके पास कैश जो है वो कम है, कैश कम होने की वजह से, यानी कैश की शॉर्टेज होने की वजह से आपको कौन सी कॉस्ट इनकर करनी पड़ती है, दीज आर नोन एज शॉर्ट कॉस्ट। ठीक है, पहली है ट्रांजैक्शन कॉस्ट। देखो अगर आपके पास कैश की शॉर्टेज है तो आप क्या करोगे, सिक्योरिटीज़ इशू करके, यानी मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ जो होती है उनको इशू करके आप पैसा अरेंज करोगे। अब वो सिक्योरिटीज़ जब इशू करोगे तो उसके ऊपर आपको ब्रोकरेज देनी पड़ेगी, तो ब्रोकरेज क्या होगी, एक तरह की ट्रांजैक्शन कॉस्ट हो गई। यानी ट्रांजैक्शन कॉस्ट का मतलब है कि जब आप फंड्स को रेज करोगे सिक्योरिटीज़ को इशू करके, तो उसके सिक्योरिटीज़ इशू करने के जो एक्सपेंसेस है, जैसे कि ब्रोकरेज एक एक्सपेंस है, तो वो क्या होगी, आपकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट होगी। यानी बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ कैश जो ट्रांजैक्शन आपको करनी पड़ रही है, क्या ट्रांजैक्शन करनी पड़ रही है कि आपको सिक्योरिटीज़ इशू करनी पड़ रही है, और उसकी कॉस्ट क्या है, ब्रोकरेज। ठीक है, तो ये है ट्रांजैक्शन कॉस्ट। देन देखो बोरोइंग कॉस्ट। अब अगर आपके पास पैसा शॉर्टेज में है तो आपको कहीं से उधार लेना पड़ेगा, उधार लोगे तो क्या होगा, लोन पे, जैसे मान लो आपने लोन लिया शॉर्ट टर्म के लिए, तो उसके ऊपर ब्याज देना पड़ेगा, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ये इंटरेस्ट भी क्या है, एक शॉर्ट कॉस्ट है। ठीक है, इसी तरह से कैश डिस्काउंट का भी लॉस होगा, ये भी आपके लिए एक लॉस है, कॉस्ट है। देखो कैश डिस्काउंट क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आप जल्दी से पेमेंट करते हो तो आपको कैश डिस्काउंट मिलता है। फॉर एग्जाम्पल 10 तारीख से पहले पेमेंट करने पे आपको कैश डिस्काउंट मिलेगा। अब ये कैश डिस्काउंट आपको तब मिलेगा ना जब आपके पास कैश होगा। अगर आपके पास कैश नहीं है तो आप जल्दी से पेमेंट नहीं कर पाओगे, पेमेंट नहीं कर पाओगे तो फिर आपको कैश डिस्काउंट नहीं मिलेगा, यानी कैश डिस्काउंट का लॉस हो गया आपके लिए। ठीक है, देन देखो अगला है डिटेरियोरेशन ऑफ क्रेडिट रेटिंग। क्रेडिट रेटिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे आप होटल वगैरह को, रेस्टोरेंट वगैरह को या मूवीज़ को रेटिंग देते हो कि ये 4 स्टार है या 3 स्टार है, उसी तरह से आपकी बिजनेस की भी क्रेडिट रेटिंग होती है, जो कि ये बताती है कि इस बिजनेस को लोन देना कितना सेफ है। तो अगर आपके पास शॉर्टेज ऑफ कैश है, अगर आपके पास कैश कम है, इसका मतलब क्या है, आपकी क्रेडिट रेटिंग डिटेरियोरेट होगी, यानी खराब हो जाएगी। ऑब्वियसली मतलब अगर आपके पास कैश की कमी है, इसका मतलब क्या है कि आप अपने खर्चे टाइमली पे नहीं कर पा रहे। खर्चे टाइमली नहीं पे कर पा रहे तो क्या होगा, बैंक आपकी क्रेडिट रेटिंग तो कम होगी ना आपकी, क्योंकि आपको उधार देना अब उतना क्रेडिबल नहीं है, आपकी क्रेडिबिलिटी कम हो गई। उस वजह से क्या होता है, अब देखो खराब क्रेडिट रेटिंग के क्या नुकसान होते हैं, बैंक आपसे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मांगेगा। ठीक है, क्योंकि अब देखो किसी बंदे को आपको लोन देना है, एक तो ऐसे पर्सन को लोन देना है जो कि आपको पता है कि आपका पैसा डुबाएगा नहीं, उसकी क्रेडिट रेटिंग अच्छी है, तो उसको हो सकता है आप मान लो 2% पे लोन दे देते हो। लेकिन एक और पर्सन है जिसकी क्रेडिट रेटिंग अच्छी नहीं है, आपको डाउट है कि वो आपका पैसा डुबा सकता है, तो उसको आप 4% पे दोगे। ठीक है, तो अगर बिजनेस की क्रेडिट रेटिंग गिरती है तो उस वजह से उसको ज़्यादा ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा अगर वो लोन लेता है तो। देन देखो सप्लायर्स भी फिर कैश मांगने लग जाते हैं। अब यूँ हो जाता है कि इस बंदे के पास कैश नहीं है तो फिर वो उधार में सामान भी नहीं देंगे आपको, क्योंकि उनको डाउट हो जाएगा कि भाई ये पैसा देगा या नहीं देगा, और इमेज का भी लॉस होता है बिजनेस को। ठीक है, तो ये कुछ कॉस्ट हैं जो एसोसिएटेड हैं किससे, अगर आपकी क्रेडिट रेटिंग खराब होती है। तो क्रेडिट रेटिंग क्यों खराब होती है, क्योंकि आपके पास कैश नहीं है। ठीक है, देन देखो पेनल्टी रेट्स। पेनल्टी रेट्स क्या है, देखो पेनल्टी लगाते हैं बैंक। अगर आपने कंपनसेटिंग बैलेंस का कंसेप्ट हमने पहले देखा था। कंपनसेटिंग बैलेंस का मतलब क्या है कि मिनिमम इतनी अमाउंट तो आपको बैंक में रखनी पड़ेगी। तो आपने ध्यान दिया होगा अगर आप कभी मिनिमम बैलेंस से कम कर लेते हो अपना बैलेंस, तो उस केस में बैंक फिर कुछ चार्ज लगाता है, कुछ पेनल्टी लगाता है। ठीक है, तो ये होती है पेनल्टी रेट्स। तो देखो इन सारी कॉस्ट को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। शॉर्ट कॉस्ट का मतलब क्या है कि अगर आपके पास शॉर्टेज होती है कॉस्ट की,
तो कौन सी कॉस्ट आपको देनी पड़ेगी। आप वैसे ही सोच के देखो, कैश की अगर आपके पास शॉर्टेज है तो क्या क्या नुकसान होंगे। एक तो ये है कि नई सिक्योरिटीज़ आप इशू करोगे, नई सिक्योरिटी इशू करोगे तो उससे रिलेटेड खर्चा होगा यानी ब्रोकरेज। फिर मान लो आप लोन ले रहे हो तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इसी तरह से आप कैश डिस्काउंट नहीं अवेल कर पाओगे, या आपकी क्रेडिट रेटिंग गिर जाएगी। क्रेडिट रेटिंग गिरने से आपको लोन आगे महंगा मिलेगा, या फिर बैंक आपकी पेनल्टी रेट चार्ज करेंगे अगर आपने कम बैलेंस रखा तो, ठीक है, मिनिमम बैलेंस से कम रखा तो इन सारी कॉस्ट को आपको ध्यान में रख के डिसाइड करना होता है, ठीक है। अगर ये शॉर्ट कॉस्ट ज़्यादा हैं तो फिर आप कोशिश करोगे कि आपके पास शॉर्टेज ना हो, ठीक है, तो आप ज़्यादा कैश रखोगे अपने पास। देन देन आप देखिए आगे क्या है। तीसरा जो फैक्टर है, दो फैक्टर हमने डिस्कस कर लिए, तीसरा फैक्टर है एक्सेस कैश बैलेंस नीड्स। एक्सेस कैश बैलेंस नीड्स का मतलब क्या है, देखो अगर आप एक्सेस कैश रखते हो, सॉरी यहाँ नीड्स नहीं आएगा, यहाँ कॉस्ट आएगा, ठीक है। अगर आप एक्सेस कैश बैलेंस रखते हो तो उस केस में क्या होगा, क्या नुकसान होगा आपको कि आप उसको कहीं इन्वेस्ट कर सकते थे लेकिन आपने इन्वेस्ट नहीं किया, तो वो भी आपके लिए कॉस्ट बन गई ना। कॉस्ट का मतलब देखो, आप सिर्फ ये मत देखो कि जो आपने पे किया है वही कॉस्ट है, जो आप कमा नहीं पाए वो भी तो आपकी कॉस्ट है ना। अब मैंने एक मान लो, एक तो ये होता है कि जैसे आपने सैलरी पे की तो वो आपकी एक कॉस्ट है, लेकिन आप कहीं इन्वेस्ट करके पैसा कमा सकते थे और आप वो नहीं कमा पाए तो वो भी तो आपकी एक कॉस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक्सेस कैश बैलेंस कॉस्ट, यानी कि अगर आप एक्सेस में कैश मेंटेन करते हो तो उसके साथ कौन सी कॉस्ट एसोसिएटेड है कि आप इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है। देन आता है प्रोक्योरमेंट एंड मैनेजमेंट। इसके अंदर क्या है कि देखो अगर आप कैश मैनेजमेंट का अपने ऑफिस में, कैश मैनेजमेंट का अपने बिजनेस में डिपार्टमेंट रखते हो तो उसमें आपको क्या है, सैलरी देनी पड़ेगी, ठीक है, कैश को स्टोर करना, सिक्योरिटीज़ को हैंडल करना, ये सारे काम आपको करने पड़ेंगे, तो इसकी भी कॉस्ट एसोसिएट होगी। देन अनसर्टेनिटी, देखो अनसर्टेनिटी के अंदर क्या होता है, प्रिकॉशनरी बैलेंसेस आपको रखने पड़ते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। प्रिकॉशनरी बैलेंस क्या होते हैं, ऐसे बैलेंसेस जो आप इसलिए बना के रखते हो ताकि कोई अनफोर्सीन सिचुएशन आ जाए, कोई ऐसी घटना हो जाए जिसका आपको पहले से अंदाज़ा नहीं था, तो उस केस में हम प्रिकॉशनरी बैलेंस बना के रखते हैं। तो अनसर्टेनिटी की वजह से ऐसा होता है। तो अगर अनसर्टेनिटी बिजनेस में कितनी है ये आपको देखना पड़ेगा, उसके हिसाब से आपकी कैश नीड डिसाइड होगी। अगर आपकी अनसर्टेनिटी ज़्यादा है तो आपको कैश भी ज़्यादा रखना पड़ेगा, ठीक है। हम यही तो डिस्कस कर रहे हैं ना कि कैश नीड बिजनेस की किन चीज़ों पे डिसाइड होगी, ठीक है। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि अनसर्टेनिटी कितनी है। अब देखो जितना ज़्यादा आपका बेटर फोरकास्टिंग होगा अनसर्टेनिटी उतनी कम हो जाएगी, क्योंकि अनसर्टेनिटी का मतलब क्या है कि अनफोर्सीन सिचुएशन, लेकिन अगर आपने उसको अच्छे से फोरकास्ट कर लिया पहले तो अनसर्टेनिटी कम हो जाएगी, ठीक है। देन उसके बाद है कि अगर आप शॉर्ट टर्म पे क्रेडिट उठा पाते हो इजीली तो भी आपकी अनसर्टेनिटी कम हो जाएगी, आपको ज़्यादा बैलेंस रखने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अगर मान लो आपको इमरजेंसी आती है, हम यही बात कर रहे हैं ना, अनसर्टेनिटी का मतलब इमरजेंसी आ गई, इमरजेंसी में आपको पैसा चाहिए, और वो पैसा अगर आप शॉर्ट टर्म क्रेडिट इजीली उठा पाते हो मार्केट से, अगर आपके बिजनेस की ऐसी पोजीशन है तो आपको ज़्यादा कैश रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये फैक्टर्स थे जो कि डिसाइड करते हैं कैश नीड्स ऑफ बिजनेस को। एक बार हम क्विकली समराइज करें आज का लेक्चर, तो हमने ये 5 चीज़ें देखी। पहले हमने देखा कि कैश फ्लोज का सिंक्रोनस नेचर है या नॉन सिंक्रोनस नेचर है। तो जितने ज़्यादा कैश इनफ्लो और आउटफ्लो नॉन सिंक्रोनस होंगे उतनी ज़्यादा कैश की नीड होगी। देन शॉर्ट कॉस्ट, शॉर्ट कॉस्ट का मतलब क्या है कि हम अगर कैश की शॉर्टेज होती है तो उस वजह से हमें कौन सी कॉस्ट इनकर करनी पड़ती है, तो ये कॉस्ट हम देखेंगे। अगर ये कॉस्ट ज़्यादा है तो फिर हम कोशिश करेंगे कि शॉर्टेज हमारे पास ना हो, ठीक है। अगर ये कॉस्ट कम है तो फिर हम देखेंगे कि चलो कोई बात नहीं, बहुत ज़्यादा कैश रख के ज़रूरत नहीं है, हम शॉर्ट कॉस्ट को बियर कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से एक्सेस कैश बैलेंस कॉस्ट है, यानी अगर आप एक्सेस में पैसा रखते हो तो आपको क्या नुकसान होगा कि आप इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे। तो आप ये भी देखोगे, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, मतलब आप अच्छा खासा रिटर्न कमा सकते हो, तो फिर आप एक्सेस बैलेंस नहीं रखोगे क्योंकि फिर आप उसको इन्वेस्ट ही करोगे, ठीक है। तो ये समझ आ गया आपको शॉर्ट कॉस्ट और एक्सेस कॉस्ट किस तरह से अफेक्ट करती है। शॉर्ट कॉस्ट अगर बहुत ज़्यादा है तो हम कोशिश करेंगे कि हम अपना कैश बैलेंस पूरा रखें, थोड़ा ज़्यादा ही रख लें, कम ना होने पाए, ठीक है।
वहीं अगर कैश बैलेंस एक्सेस कॉस्ट अगर ज़्यादा है, इट मीन्स कि आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप कहीं इन्वेस्ट कर सकते हो, तो उस टाइम पे हम कैश कम ही रखेंगे, क्योंकि हम ये सोचेंगे कि भाई कैश हमारे पास कम है तो कोई बात नहीं, लेकिन उसको इन्वेस्ट करना ज़रूरी है। अगर हम इन्वेस्ट नहीं करते हैं तो हमारा ज़्यादा लॉस हो जाएगा, ठीक है। देन प्रोक्योरमेंट एंड मैनेजमेंट पे कितना खर्चा होता है कैश को संभालने पे, कैश मैनेजमेंट के स्टाफ के ऊपर, ठीक है। और देन अनसर्टेनिटी का मतलब है अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन। तो अगर अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आपके बिजनेस में ज़्यादा होती है तो आपको कैश ज़्यादा चाहिए, अगर अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन कम होती है तो आपको कैश कम चाहिए, ठीक है। और अनसर्टेनिटी को फिर आप मिटिगेट कैसे करते हो, कैसे काउंटर करते हो? आपको एक तो फोरकास्टिंग अच्छी करनी पड़ेगी, ताकि आप जितनी ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा आप प्रेडिक्ट कर पाओ जो भी घटनाएं फ्यूचर में होने वाली है उसको, ठीक है। सेकेंडली आप क्या कर सकते हो, आपके शॉर्ट टर्म की अरेंजमेंट कैसी है, क्या आपको इजीली शॉर्ट टर्म पे लोन मिल सकता है? अगर मिल जाता है तो उस केस में आपको फिर ज़्यादा फंड्स रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आई होप आज का ये लेक्चर आपको क्लियर है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। आई विल बी मीटिंग टू यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।